वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 11th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 11.3 आर फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना मतलब ऐसे इवेंट्स जो कि स्पेस में या अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो रहे हों, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके अंदर सेलेस्टियल बॉडीज इन्वॉल्व हों, जैसे स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स, मून, इन सब की इन्वॉल्वमेंट हो, यानी इनसे रिलेटेड कोई इवेंट हो रहा हो और वो हम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना कहलाता है। तो क्या जो फेस्टिवल है वो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना से रिलेटेड है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। Many Indian festivals are tied to the phases of the moon and hence are based on either lunar or lunisolar calendars। अब बहुत से इंडियन फेस्टिवल ऐसे हैं जो कि मून के फेजेस से जुड़े हुए हैं, मतलब मून का फेज क्या चल रहा है उसी हिसाब से वो फेस्टिवल्स की जो डेट है वो डिसाइड होती है। अब क्योंकि ये जो फेस्टिवल है वो फेजेस ऑफ मून से रिलेटेड है, तो ये लूनर या लूनिसोलर कैलेंडर पे बेस्ड होंगे। फॉर इंस्टेंस दिवाली फॉल्स ऑन द न्यू मून ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक। जैसे दिवाली कब पड़ती है? कार्तिक मंथ में जब न्यू मून होता है तो उस दिन दिवाली होती है। इसी तरह होली की बात कर ले तो ये फुल मून को होता है कौन से मंथ में? फागुन वाले मंथ में। बुद्ध पूर्णिमा ऑन द फुल मून ऑफ वैशाख। ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड आफ्टर साइटिंग द क्रिसेंट मून एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमदान। तो रमदान जब एंड होता है तो क्रिसेंट मून देख के ईद उल फित्र को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी क्रिसेंट मून दिखा तो रमदान एंड और उसके अगले दिन फिर ईद होती है। यानी न्यू मून के जो नेक्स्ट डे है, न्यू मून हुआ, चांद एकदम गायब हो गया, नहीं दिख रहा, अगले दिन फिर से चांद निकलेगा। तो जब चांद दिखेगा तो बहुत पतला सा होगा, क्रेसेंट शेप का होगा, तो चांद दिख गया तो मतलब रमदान एंड हो गया और अगले दिन ईद है। वाइल दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ मंथ्स ऑफ अश्विन। अश्विन के महीने में 10 तारीख को दशहरा पड़ता है। हैंस दे अकर ऑन डिफरेंट डेट्स इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर इन सक्सेसिव ईयर्स। तो यहां पर आप देख रहे हो या तो लूनर कैलेंडर को फॉलो किया जा रहा है या लूनी सोलर कैलेंडर को फॉलो किया जा रहा है। प्योरली सोलर कैलेंडर को फॉलो नहीं किया जा रहा है और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो सोलर कैलेंडर है। तो इसीलिए जो फेस्टिवल है उनकी डेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अगर लूनर कैलेंडर को आप फॉलो करोगे तो लूनर कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, मतलब 10 से 11 दिन का डिफरेंस आ जाता है, तो डेट चेंज हो जाएगी। अगर लूनी सोलर कैलेंडर को भी आप फॉलो कर रहे हो तो इसमें भी 2 या 3 साल पे एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया जाता है बैलेंस करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, तो यहाँ भी डेट शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वाई डू मोस्ट इंडियन फेस्टिवल्स फॉल ऑन डिफरेंट डेट्स एवरी ईयर? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि जो इंडियन फेस्टिवल है वो या तो लूनर या लूनी सोलर कैलेंडर पे बेस्ड होते हैं और इनकी जो डेट्स है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से थोड़ा डिफरेंट होती है। फॉर फेस्टिवल्स बेस्ड ऑन लूनी सोलर कैलेंडर्स द ग्रिगोरियन कैलेंडर डेट्स कैन शिफ्ट, बट दिस शिफ्ट इज टिपिकली लेस देन अ मंथ। अब वो फेस्टिवल्स जो लूनी सोलर कैलेंडर पे बेस्ड हैं, वहां पर उन फेस्टिवल की डेट को अगर आप ग्रिगोरियन कैलेंडर में देखोगे तो वो शिफ्ट होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे होली की बात कर ले तो होली जिस कैलेंडर पे बेस्ड है वो एक तरह का लूनी सोलर कैलेंडर है। तो 2025 में 2025 में जो होली पड़ी थी वो थी 14th ऑफ मार्च को। वहीं अगर 2026 की बात कर लें तो 2026 में होली है 4th ऑफ मार्च को। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर आपको शिफ्ट देखने को मिल रहा है, एक साल पहले 14th ऑफ मार्च और उसके नेक्स्ट ईयर 4th ऑफ मार्च, तो शिफ्टिंग हो गई। हालांकि अगर हम हिंदू कैलेंडर में देखें तो होली उसी दिन पड़ रही है, फागुन मंथ में जब फुल मून होगा उसी दिन पड़ रही है, लेकिन लूनी सोलर कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर में डिफरेंस होने की वजह से ये शिफ्ट हमको देखने को मिलती है। तो होली की डेट का अगर शिफ्ट देखो तो ये 10 दिन का डिफरेंस बना रही है, जो कि क्या है, 1 महीने से कम है। तो यही बात कह रहा है कि डेट शिफ्ट होती है, लेकिन ये जो शिफ्ट है वो 1 महीने से कम होती है। दिस इज बिकॉज द लूनी सोलर कैलेंडर्स एट द इंटर कैलेंडरी मंथ एवरी फ्यू ईयर्स विच करेक्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द लूनर एंड द सोलर ईयर। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लूनी सोलर कैलेंडर है उसमें हर कुछ साल पे एक एक्स्ट्रा मंथ को ऐड किया जाता है, जिसको हम इंटर कैलेंडरी मंथ कहते हैं। तो इस डिफरेंस को वो करेक्ट कर देता है, मतलब हर साल 10 to 11 डेज का डिफरेंस आएगा। अगर 10 डेज मान लें कि हर साल अगर 10 दिन का डिफरेंस आ रहा है तो 1 साल में 10 दिन, 2 साल में 20 दिन, 3 साल में 30 डेज और 4 साल में 40 डेज, तो ये क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जैसे ही ये 30 डेज का होता है, यानी लगभग एक्स्ट्रा 1 मंथ बनता है, तो एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड करके इसको बैलेंस कर देते हैं कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास 30 डेज आ रहा उसका 1 मंथ और हम ऐड कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंस है उसको करेक्ट कर लिया जाता है और ये डिफरेंस बढ़ता नहीं चला जाता, वरना 4 साल में तो 30 डेज को क्रॉस कर जाएगा, 1 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। तो डेट शिफ्ट होती है, लेकिन हर 2-3 साल पे एक्स्ट्रा मंथ ऐड करके उसको हम उस डिफरेंस को खत्म कर देते हैं, ऑलमोस्ट कम कर देते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। इन कॉन्ट्रास्ट प्योरली लूनर कैलेंडर्स डू नॉट अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस।
लेकिन अगर हम प्योरली लूनर कैलेंडर्स की बात कर लें, जहां पर डे, मंथ, ईयर ये सारा मून से ही डिसाइड होता है, तो वहां पर इस डिफरेंस को करेक्ट नहीं किया जाता। 10 to 11 डेज का डिफरेंस आता है तो वो चलता चला जाता है। एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ मून सच एज ईद उल फित्र देयरफॉर कैन अकर इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ग्रिगोरियन कैलेंडर ईयर आफ्टर ईयर। तो ऐसा कोई भी फेस्टिवल जो मून के फेजेस के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि ईद उल फित्र हो गया, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अलग अलग मंथ में अकर करेगा ईयर आफ्टर ईयर। तो ईद उल फित्र की अगर बात कर ले तो हर साल वो 10 से 11 दिन पीछे होती जा रही है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के सारे मंथ में ही ईद पड़ती है। मतलब जनवरी में भी ईद पड़ चुकी है, फरवरी में भी, मार्च में तो इस ईयर पड़ेगी ही, उससे पहले अप्रैल में थी। तो ये शिफ्ट होती रहती है क्योंकि यहाँ पर करेक्शन नहीं किया जाता। अ स्टेप फर्दर, अ फ्यू फेस्टिवल्स इन इंडिया लाइक मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, वैशाखी, पोइला बैशाख एंड पुथांडू फॉलोज अ सोलर साइडीरियल कैलेंडर। अब ये जो कुछ फेस्टिवल्स हैं ये सोलर साइडीरियल कैलेंडर को फॉलो करते हैं। दीज फेस्टिवल्स हैपन ऑन ऑलमोस्ट द सेम डेट एवरी ईयर इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन द ट्रॉपिकल ईयर। अब ये जो फेस्टिवल है वो ऑलमोस्ट सेम डेट को ही पढ़ते हैं हर साल, यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर की जिस डेट को जो फेस्टिवल पड़ता है ऑलमोस्ट उसी डेट को ही हर साल पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो ट्रॉपिकल ईयर पे बेस्ड है और ये जो फेस्टिवल्स हैं वो साइडीरियल कैलेंडर पे बेस्ड है। और पहले हमने देखा है कि साइडीरियल ईयर और ट्रॉपिकल ईयर में 20 मिनट का डिफरेंस होता है। तो यार 20 मिनट के डिफरेंस से डेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। लूनर कैलेंडर में तो 10 से 11 दिन का डिफरेंस आ रहा था, तो वहां डेट चेंज हो जा रही थी। यहाँ तो सिर्फ 20 मिनट का डिफरेंस है। जो साइडीरियल ईयर है वो ट्रॉपिकल ईयर से 20 मिनट ज्यादा होता है, तो इसीलिए ऑलमोस्ट सेम डेट को होता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, काफी साल तक ये अगर डिफरेंस चलता चला जाएगा तब डेट शिफ्ट होगी। लेकिन अगर आप कुछ सालों का देखोगे तो वहां पर डेट चेंज नहीं होगी क्योंकि सिर्फ 20 मिनट का डिफरेंस है। अ लॉन्ग टाइम अगो दीज फेस्टिवल्स वर टाइड टू आइदर सोल्स्टिस और एन इक्विनॉक्स। अब बहुत समय पहले ये जो फेस्टिवल है वो सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स से टाइड थे। मतलब ये फेस्टिवल कब पड़ेगा ये सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता था। ड्यू टू द स्मॉल डिफरेंस इन द साइडीरियल एंड ट्रॉपिकल ईयर, द डेट्स ऑफ दीज फेस्टिवल्स स्लोली शिफ्ट अवे फ्रॉम द सोल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस। लेकिन साइडीरियल और ट्रॉपिकल ईयर में जो डिफरेंस है जो कि 20 मिनट्स का होता है, तो इस डिफरेंस की वजह से ये फेस्टिवल की जो डेट है वो धीरे धीरे शिफ्ट होती गई सोल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस से। दिस शिफ्ट इज ड्यू टू स्लो वॉबल ऑफ द अर्थ एक्सिस सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ अ वॉबलिंग टॉप। अब सवाल आता है कि ये शिफ्ट हुआ क्यों? तो देखो ये शिफ्ट इस वजह से हुआ क्योंकि जैसे आप जानते हो अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है। जैसे लट्टू नाचता है ना, वैसे अर्थ भी नाच रही है। लेकिन लट्टू को नाचते हुए क्या आपने कभी ध्यान से देखा? क्या वो जैसे घूमता है बिल्कुल वैसे ही घूम रहा है? जब लट्टू को आप नचाते हो तो क्या वो मूव नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता? तो वही जो लड़खड़ाना हुआ इसी को वॉबल कहते हैं। तो लट्टू जब नाचता है तो वो थोड़ा सा लड़खड़ाता है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन वो थोड़ी सी मूव करती है। स्पेशली जब लट्टू रुकने वाला होता है तो देखो बहुत तेज वो हिलता है, इसी को वॉबल कहते हैं। तो अर्थ भी अपनी जगह पे घूम रही है तो उसकी जो एक्सिस वो एकदम फिक्स नहीं है कि बस यहीं पर है, ये हिलेगी नहीं। तो अर्थ जो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे वो भी वॉबल करती, लड़खड़ाती है। और सोलिस्टर्स या इक्विनॉक्सेस जो आते हैं वो इसी एक्सिस के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर ये एक्सिस चेंज होगी तो सोलिस्टर्स और इक्विनॉक्सेस की जो पोजीशन है वो भी चेंज होगी। इसको मैं साइड में थोड़ा और अच्छे से आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है ये आया हो कि साइडीरियल ईयर और ट्रॉपिकल ईयर में डिफरेंस होता ही क्यों है? क्योंकि 1 ईयर का मतलब हम क्या जानते हैं कि अर्थ जब सन का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगा लेती है, पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो उसी को हम 1 ईयर मानते हैं। तो इस हिसाब से तो साइडीरियल ईयर और ट्रॉपिकल ईयर इक्वल होना चाहिए। लेकिन देखो ऐसा नहीं है। जैसे ये हमारा सन है, अब जैसे मान लो इस वाली पोजीशन पे अभी अर्थ है और इस वाली पोजीशन पे अभी है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अभी चीज जानते हो कि अर्थ ऐसे मूव करेगी और घूम के वापस जब दोबारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स आएगा तो इसके बीच की जो ड्यूरेशन है उसी को हम 1 ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं। यानी 1 ट्रॉपिकल ईयर ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स टू नेक्स्ट स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसकी ड्यूरेशन होती है। अब हर साल जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है वो सेम पोजीशन पे नहीं आता। मतलब जैसे अर्थ अभी इस पोजीशन पे है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, अगली बार जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स आएगा तो एग्जैक्ट इसी वाली पोजीशन पे अर्थ नहीं होगी। थोड़ा सा ये जो अर्थ है वो और पहले ही होगी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ जाएगा। मतलब ऐसे मान लो जैसे अर्थ यही होगी और स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ जाएगा। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये तो आपको ऑब्जर्व कराने के लिए थोड़ा मैंने और लेफ्ट में इसको ड्रॉ किया है। तो अब इस वाली पोजीशन पे ये जो रेड वाला सर्किल है यहाँ पर अर्थ है, लेकिन स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ चुका है। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ गया तो मतलब हमारा जो ट्रॉपिकल ईयर है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अर्थ जहां से स्टार्ट की थी वहां वापस नहीं पहुंची है, थोड़ा अभी पहले ही है। लेकिन हम तो देखते हैं भैया स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ गया, बस खत्म, ईयर एंड। तो ट्रॉपिकल ईयर के अंदर जो अर्थ है वो फुल एक रेवोल्यूशन नहीं कर पाती सन का, थोड़ा सा पहले ही वो रह जाती है कि ईयर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स से ही उसको ट्रैक करते हैं।
ईयर की स्टार्टिंग हमने स्प्रिंग इक्विनॉक्स से कर ली, अब ईयर एंड कब होगा? जब अगला स्प्रिंग इक्विनॉक्स आएगा। अब आप पूछोगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स की जो पोजीशन है वो क्यों चेंज हो गई? पहले कहीं पर आ रहा था, अब थोड़ा पहले ही आ जा रहा है। तो इसका रीजन भी आपको बताया गया ना कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ये जैसे इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 3D स्पेस में चेंज हो रही है। थोड़ा सा कभी ये नीचे हो जाएगी, कभी ऊपर हो जाएगी, और ये जो एक्सिस का डायरेक्शन चेंज है वो एक कोनिकल शेप बनाता है जिसकी साइकिल 26,000 ईयर में कंप्लीट होती है। तो आपको बहुत डिटेल में नहीं सोचना, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कोनिकल शेप बना रही वो आपको 3D में ऑब्जर्व होगा। ऐसे यहाँ 2D में ड्रॉ करके नहीं समझाया जा सकता और ना आपको समझना है, लेकिन बस एक आइडिया हो माइंड के अंदर कि अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो वॉबल करती है, वो थोड़ा सा लड़खड़ाती है, थोड़ी चेंज होती है। उसी की वजह से स्प्रिंग इक्विनॉक्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। और ट्रॉपिकल ईयर को हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स टू स्प्रिंग इक्विनॉक्स देखते हैं। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स पहले आ जाएगा तो हमारा ईयर उसी टाइम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो साइडीरियल ईयर है वो अर्थ के फुल रेवोल्यूशन पे बेस्ड है, यानी अर्थ जहां से चली थी वापस घूम के जब वहीं पर आ जाएगी, यानी फुल कंप्लीट रेवोल्यूशन जब हो जाएगा, एग्जैक्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो वो ड्यूरेशन वन साइडीरियल ईयर बनाएगा। इसके लिए हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स नहीं देखते, स्टार की पोजीशन देखते हैं। इसको साइड में थोड़ा सा मैं और आपको बनाकर दिखाऊं तो जैसे मान लो इस वाली पोजीशन से अर्थ स्टार्ट करी और ये वाली पोजीशन पे अभी स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, दोबारा आके जब यहाँ पर आई तो अब यहाँ पर स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, तो ट्रॉपिकल ईयर तो कंप्लीट हो गया। लेकिन साइडीरियल ईयर में बैकग्राउंड में स्टार को हम ट्रैक करते हैं। जैसे मान लो कोई स्टार यहाँ पर है, तो अर्थ जब यहाँ पर थी तो आपको ये स्टार ऐसे सीधा ऊपर दिख रहा था। अब जब अर्थ घूम के यहाँ पर पहुंचेगी तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स तो आ गया, ट्रॉपिकल ईयर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टार आपको सीधा ऊपर नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा। अगर सीधा ऊपर देखना चाहते हो तो थोड़ा और टाइम दो, जब अर्थ मूव करके एग्जैक्ट ये वाली पोजीशन पे आएगी तभी सीधा आपको ऊपर उसी लोकेशन पे स्टार दिखेगा। अब ये दो पोजीशन जो मैंने बनाई ना, वो डिफरेंस काफी ज्यादा रखा ताकि आपको समझ में आए, वरना ही बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सोच 20 मिनट का डिफरेंस है, 365 डेज लगते हैं पूरा रेवोल्यूशन करने में, तो 20 मिनट में कितना ही मूवमेंट होगा, बहुत थोड़ा सा। लेकिन सिर्फ आप समझ सको इसीलिए मैंने दो अलग अलग पोजीशन बनाई जो काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ स्टार के हिसाब से देखते हैं, स्टार उसी टाइम पे उसी पोजीशन पर तभी दिखेगा जब अर्थ उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगी, और इसको होने में 20 मिनट और लगते हैं। इसीलिए जो साइडीरियल ईयर है वो 20 मिनट ज्यादा होता है। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि सर इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत है, 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर दो। देखो अभी तो हो सकता है आपका काम चल जाए, लेकिन अगर चीजों को समझ के डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आगे फंस जाओगे। अगर आपको साइडीरियल ईयर और ट्रॉपिकल ईयर का डिफरेंस सही से क्लियर नहीं होगा तो आगे चल के इस पे बेस्ड अगर कोई और चीज आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो गया, क्योंकि आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा। तो फिर वहां आपसे कहा जाएगा क्लास 8 की किताब उठाओ, फिर से देखो वहां पर क्या लिखा था। जैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी हैं जो 6-7 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो चीजें आपको ना समझ में आ रही होंगी। तो जो भी चीज आप पढ़ो उसको इस तरह से पढ़ो कि जो चीज लिखी है वो एकदम अच्छे समझ में आ जाए कि हाँ इसका क्या मतलब है, अब हमको एकदम अच्छे समझ में आ गया। दिस कॉजेज द डेट ऑफ फेस्टिवल बेस्ड ऑन साइडीरियल कैलेंडर टू मूव अहेड इन ट्रॉपिकल कैलेंडर। अब इसकी वजह से ये जो फेस्टिवल है जो कि साइडीरियल कैलेंडर में बेस्ड है वो ट्रॉपिकल कैलेंडर से आगे की तरफ मूव कर गए, क्योंकि ट्रॉपिकल कैलेंडर 20 मिनट ज्यादा है, थोड़ा फास्ट है, वो आगे है। वैसे तो 20 मिनट ही आगे है, लेकिन जब ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा तो डेट आगे बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मकर संक्रांति मूव्स अहेड बाई 1 डे एवरी 71 ईयर्स। अब जैसे मकर संक्रांति है वो एक दिन आगे बढ़ जाती है हर 71 ईयर्स में, क्योंकि 71 ईयर्स के अंदर ये 20 मिनट्स ऑलमोस्ट मिला के 1 डे बना लेता है, तो ये 1 डे आगे हो जाती है। एवर हर्ड ऑफ, क्या इसके बारे में आपने सुना? द डेट्स ऑफ मेनी इंडियन फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट लूनर फेज एट सनराइज। अब बहुत से इंडियन फेस्टिवल ऐसे हैं जिनकी जो डेट यानी वो फेस्टिवल किस डेट को पड़ेगा ये डिसाइड होता है कि सनराइज के टाइम जब सूरज निकल रहा हो तो उस समय लूनर फेज क्या चल रहा है, न्यू मून है कि फुल मून है। सनराइज के टाइम जो भी होगा उसके हिसाब से वो डेट डिसाइड होगी। एज सनराइज अकर्स अर्लियर इन ईस्टर्न इंडिया and later in western India, these date can also shift by a day between these regions even in the same year। अब जैसा कि आप जानते हो जो सनराइज करता है वो ईस्ट से करता है, तो इंडिया के जो ईस्ट वाला पार्ट है जैसे असम हो गया, मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगह पे पहले सनराइज करेगा क्योंकि ईस्ट वाले पार्ट में है। फिर इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट है जैसे गुजरात हो गया, यहाँ पर बाद में सनराइज करेगा। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट के सनराइज के टाइमिंग में डिफरेंस है। अब मान लो कोई फेस्टिवल है उसकी डेट डिसाइड हो रही है कि सनराइज के टाइम मून का जो फेज है वो कौन सा चल रहा है। जैसे मान लो डेट डिसाइड करनी है फुल मून के अकॉर्डिंग कि सनराइज के टाइम जिस दिन फुल मून होगा उसके इतने दिन बाद ये फेस्टिवल पड़ेगा। तो ऐसे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जब सनराइज हुआ तो उस समय मून के फेज को जब स्टडी किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो पता चला कि भैया आज तो फुल मून नहीं है, चलो कल देख लेंगे। लेकिन जब वेस्टर्न वाले पार्ट में सनराइज हुआ तो इस बीच कुछ टाइम बीत गया, तो मून का जो फेज है
वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो इतने टाइम के अंदर, यानी जब वेस्ट वाले पार्ट के अंदर सनराइज हुआ, उस टाइम जब ऑब्जर्व किया गया मून का फेज, तो पता चला कि भैया अब फुल मून हो चुका है, अभी कुछ घंटे पहले नहीं था। यानी जब ईस्टर्न वाले पार्ट में सनराइज हुआ तो उस समय फुल मून नहीं हुआ था, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में जो सनराइज हुआ, इस बीच जो टाइम बीता, उतने में मून का जो फेज है वो थोड़ा सा चेंज हो गया और वो अब फुल मून हो गया। तो ये बताओ, वेस्टर्न वाले पार्ट में तो फुल मून हो गया, तो ये फेस्टिवल की डेट यहां मिल जाएगी। ईस्टर्न वाले पार्ट में फुल मून नहीं हुआ, अगले दिन होगा, तो फुल मून का जो डेट है वो चेंज हो गई, तो फेस्टिवल की डेट चेंज हो जाएगी। तो देख रहे हो, उसी ईयर इंडिया में ही दो अलग अलग जगह पर फेस्टिवल की दो अलग अलग डेट हो गई। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री, द पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअली पब्लिशेस द राष्ट्रीय पंचांग, a detailed calculation on the positions of celestial objects such as the moon and the sun for a central location in India। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? ईस्टर्न पार्ट में कहेंगे ये वाला फेस्टिवल इस दिन है, वेस्टर्न वाले पार्ट में जो लोग रहते हैं वो कहेंगे ये वाला फेस्टिवल इस दिन है। एक दिन का डिफरेंस आ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि दोनों लोग जो मून का फेज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग ऑब्जर्व हो रहा है। किसी दिन फुल मून आज है, किसी दिन अगले दिन होगा। तो ये दिक्कत इस वजह से आ रही है क्योंकि दो अलग अलग जगह से मून के फेज को देखा जा रहा है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक कॉमन जगह बना ली जाए कि भैया वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट में कहीं बीच में किसी जगह पर, इस जगह से हम डिसाइड करेंगे कि यहां पर मून का क्या फेज चल रहा है, फुल मून है कि नहीं है, तो सही रहेगा। उसी को वेस्टर्न वाले भी मान लें, ईस्टर्न वाले भी मान लें। तो यही किया गया ताकि पूरे कंट्री के अंदर यूनिफॉर्मिटी हो कि वो फेस्टिवल उसी दिन पड़े। तो पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी जो सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो एक राष्ट्रीय पंचांग पब्लिश करता है, जिसके अंदर पूरी कैलकुलेशन करके मून और सन या इसके अलावा और भी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी पोजीशन को बताया जाता है कि इस दिन ये इस पोजीशन पे होगा, ये फेज होगा। और ये जो बताया जाता है वो एक सेंट्रल लोकेशन के हिसाब से बताया जाता है। बेसिकली उज्जैन, मध्य प्रदेश में एक सिटी है उज्जैन, वहां के हिसाब से ये पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। तो भले ही आप जहां रहते हो वहां पर वो फेज आपको मून का ना मिले, लेकिन फिर भी डेट जो फेस्टिवल की है वो सेंट्रल लोकेशन जो कि उज्जैन के अंदर है वहीं से डिसाइड होगी। Based on these calculations, it provides an advance intimation on dates of festivals to Government of India for holiday declaration। तो ये जो एडवांस में कैलकुलेशन कर ली जाती है पूरे एक साल की, तो उससे फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फेस्टिवल की जो हॉलीडे है उसको डिक्लेयर करने में आसानी होती है। मतलब एक साल पहले से ही पूरा कैलेंडर बना दिया जाता है कि हाँ ये फेस्टिवल की छुट्टी इस दिन होगी, वरना तो इंतजार करे कि हाँ भाई कौन सी डेट कब पड़ेगी, कोई कुछ डेट मानना है, कोई कुछ डेट मानना है, तो उससे दिक्कत आएगी। तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। एवर हर्ड ऑफ द मून एंड द मून लाइट हैव इंस्पायर्ड रागाज, जिसको हिंदी में हम राग कहते हैं, राग सुर सुना होगा ना आपने, इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो मून या मून की जो लाइट है उसने इंस्पायर किया था बहुत सारे राग को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर। चंद्रकौंस, चंद्रनंदन एंड शुभा पंतु वराली, विच ऑल्सो मीन्स ऑस्पिशियस मून। तो शुभा पंतु वराली का मतलब होता है शुभ चांद। आर अ फ्यू राग्स दैट डिस्प्ले द मून्स इमेजिनरी इन दियर नेम्स एंड मेलोडिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इन म्यूजिक का जो नाम है उसमें चंद्र आ रहा है, चंद्र मतलब चांद, तो ये म्यूजिक चांद के नाम पे रखा गया है। सिमिलरली मुद्राज यानी जो हैंड जेस्चर है, फॉर एग्जाम्पल चंद्रकला एंड अर्धचंद्र रिलेटिंग टू मून कैन बी फाउंड इन इंडियन क्लासिकल डांस भरतनाट्यम। इसी तरह जो इंडियन क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, उसके अंदर कुछ हैंड जेस्चर यानी हाथ से कुछ जो एक्शन करते हैं, जेस्चर बनाते हैं, मुद्राज जिसको कहा जाता है, वो भी मून से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। अब इसी तरह और भी जो डांस फॉर्म है जैसे कथक हो गया, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, यहाँ पे भी हमको ऐसे देखने को मिलता है। कुछ ऐसी मुद्राज हैं जो मून से रिलेटेड है। इवन द ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल, इसी तरह जो पेंटिंग स्टाइल्स हैं जैसे मधुबनी हो गई, वर्ली हो गई, एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट्स सच एज स्कल्पचर एंड पॉटरी अमंग सौरा, गोंड एंड अदर ट्राइब्स इन्वॉल्व डिपिक्शन ऑफ द मून एंड द सन प्रोमिनेंटली इम्प्लीफाइंग देयर सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ। तो इसी तरह से कुछ पेंटिंग स्टाइल हो गई, स्कल्पचर बनाना हो गया, पॉटरी के अंदर जो डिज़ाइन वगैरह बनाई जाती है, कुछ ट्राइब्स ऐसे बनाते हैं, तो उनमें भी आप देख सकते हो मून को ड्रॉ किया जाता है, सन को ड्रॉ किया जाता है। तो ये राइट साइड में आपको देखो इमेज दी है वारली पेंटिंग, इसके अंदर देख सकते हो ये सन बना हुआ है, ये मून है। फिर ये ढोकरा ब्रास स्कल्पचर हो गया, तो यहाँ पर सन को इंडिकेट किया जा रहा है कि नहीं। तो मून और सन का जो डिपिक्शन है वो हमको इंडियन म्यूजिक के अंदर, डांस के अंदर, आर्ट्स के अंदर, स्कल्पचर के अंदर देखने को मिलता है। 11.4 वाई डू वी लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन स्पेस। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम स्पेस पे लॉन्च क्यों करते हैं? द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अवर प्लेनेट। अब देखो सैटेलाइट क्या होती है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने से बड़े किसी ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट कर रहा हो, यानी उसके चारों तरफ घूम रहा हो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है, किसी स्टार के अराउंड घूम रहा है, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम सैटेलाइट कहते हैं। तो मून क्या है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि जो मून है वो हमारे प्लेनेट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है। अच्छा, क्या अर्थ भी एक तरह की सैटेलाइट है? आपको क्या लगता है? यस,
अर्थ भी एक तरह की सैटेलाइट है, क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही कि नहीं, और सन अर्थ से बड़ा है। तो किसी प्लेनेट के अराउंड कोई चीज घूमे या किसी स्टार के अराउंड, क्योंकि सन एक तरह का स्टार है, तो अर्थ भी एक स्टार जो कि सन है उसके अराउंड घूम रही, ऑर्बिट कर रही कि नहीं, तो अर्थ भी सन के लिए सैटेलाइट है। इसी तरह से जो मून है वो अर्थ के लिए सैटेलाइट है। बिसाइड्स द मून, मैन मेड सैटेलाइट सेंट बाय वेरियस कंट्रीज ऑल्सो ऑर्बिट द अर्थ। अब मून के अलावा मैन मेड सैटेलाइट्स भी होती है जो अलग अलग कंट्री सेंड करते हैं, ये भी अर्थ को ऑर्बिट कर रही है। दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अपीयर्स एज टाइनी स्पेक्स मूविंग इन द नाइट स्काई। अभी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसको आप देख भी सकते हो, अभी एक्टिविटी दी है कि कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अब देखोगे तो वो एक छोटे से धब्बे जैसा यानी एक डॉट जैसा आपको चमकते हुए दिखेगा स्काई में। मोस्ट ऑर्बिट अबाउट 800 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। अब बहुत सी सैटेलाइट ऐसी है जो अर्थ से 800 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रही होती है, यानी कि जो पोजीशन है वो अर्थ की सरफेस से 800 किलोमीटर ऊपर होती है। एंड टेक रफली 100 मिनट्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। और लगभग 100 मिनट लगता है पूरा एक ऑर्बिट करने में, पूरा एक चक्कर अर्थ का लगाने में। अब ये कह रही, व्हेन आई लुक एट द नाइट स्काई इन अर्ली इवनिंग आई सी सम मूविंग स्टार्स, व्हाट आर दे, इज देयर मोशन ऑल्सो पीरियोडिक। अभी कह रही अर्ली इवनिंग में जब मैं नाइट स्काई को देखती हूँ, यानी जब अंधेरा हो जाता है उसके शुरुआत में ही, बहुत रात नहीं हुई, अभी इवनिंग का ही टाइम चल रहा है, तो उस समय जब मैं स्काई को देखती हूँ तो मुझे कुछ स्टार मूव करते हुए दिखते हैं। तो वो क्या है, मतलब स्टार है कि कुछ और है? तो देखो स्टार भी मूव करते हैं, लेकिन उनका मोशन आपको इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर कोई चीज़ आपको फास्ट मूव होते हुए दिख रही है और बड़ी छोटी सी है, वो हो सकता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो। और भी चीज़ें हो सकती है, मतलब कोई प्लेन भी हो सकता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकती है। तो ये क्या है, इसका आंसर आप लिख सकते हो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो सकती हैं। क्या इनका जो मोशन है वो पीरियोडिक होता है? तो देखो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती रहती है, घूमती रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मोशन है वो पीरियोडिक होगा, कि वो मोशन बार बार रिपीट कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं एक बार घूम के रुक गई, घूमती चली जा रही, बार बार वही ऑर्बिट हो रही है। दिस सैटेलाइट्स हेल्प्स इन मेनी वेज लाइक कम्युनिकेशन। अब ये जो सैटेलाइट इनका काम क्या है? तो देखो बहुत तरीके से हमको हेल्प करती है। जो हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जैसे हम मोबाइल से बात करते हैं, तो सैटेलाइट की वजह से हो पाता है। नेविगेशन हो गया, जैसे आप गूगल मैप पे जीपीएस वगैरह ऑन करते हो तो आपकी करंट जो लोकेशन दिखाता है, जो नेविगेट करता है कि ये चीज़ यहाँ पर है, आप अभी यहाँ पर हो, वो सैटेलाइट की वजह से हो पाता है। वेदर मॉनिटरिंग हो गया, अब जैसे मानसून आ रहा है तो मानसून कहाँ पर है, जो क्लाउड्स हैं जो पानी लेकर आ रहे हैं वो अभी कहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ पर बारिश हो सकती है, मानसून कितने दिन में आएगा, ये सारा जो वेदर का आइडिया है। कोई विंड चल रही है तो वो हवा कब कहाँ पर आएगी, उसकी स्पीड क्या है, तो ये सारा वेदर का जो काम है वो भी सैटेलाइट से होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जैसे मान लो कोई साइक्लोन ओशन में कहीं फॉर्म हो रहा है, अब अर्थ की सरफेस से बैठ के तो आपको नहीं दिखेगा ना, वो तो समुद्र में कहीं हो रहा है, लेकिन सैटेलाइट से ऊपर से दिखाई पड़ जाता है कि ओशन के अंदर यहाँ पर ये साइक्लोन फॉर्म हो रहा है और इधर की तरफ मूव कर रहा है, इस जगह ये हिट कर सकता है, तो भैया पहले से तैयारी कर लो, इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है, किस जगह हिट करेगा, कब हिट करेगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। एंड साइंटिफिक रिसर्च, और जो साइंटिफिक रिसर्च है, जैसे अगर सैटेलाइट स्पेस की तरफ फोकस कर रही है तो कोई स्टार हो गया या कोई दूसरा प्लेनेट है उसकी स्टडी करनी है, कोई गैलेक्सी वगैरह देखनी है, या इसके अलावा और भी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो सैटेलाइट की हेल्प से हो जाती है। तो सैटेलाइट बहुत काम की चीज़ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में इसरो कहते हैं, हैज लॉन्च मेनी सैटेलाइट्स दैट सपोर्ट दीज एक्टिविटीज। तो इसरो ने बहुत सारी सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो इन्हीं सारी एक्टिविटीज के लिए हेल्पफुल है। अवर साइंटिफिक हेरिटेज, द कार्टोसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स launched by ISRO capture high quality images of Earth to improve maps, plan cities and handle natural disasters in India। तो इसरो की जो कार्टोसैट सीरीज है सैटेलाइट्स की, उसका काम क्या है, अर्थ की हाई क्वालिटी इमेज को कैप्चर करे, जिससे कि जो मैप्स वगैरह है वो और इंप्रूव हो सके, सिटीज़ वगैरह प्लान कर सके, कहाँ पर जगह खाली है, कहाँ पर क्या है, कैसे प्लानिंग की जाए, वो होता है। फिर जो नेचुरल डिजास्टर उसको हैंडल करने में ये काम आती है। वन सच मैपिंग प्लेटफॉर्म भूअम यूजेस दीज इमेज टू शो ट्रेन्स, सॉइल्स, लैंड यूज, वेजिटेशन एंड मोर। तो इसी तरीके से एक मैपिंग प्लेटफॉर्म है जिसको भूअम कहा जाता है, उसमें इन्हीं इमेजेस का यूज़ किया जाता है जो कि सैटेलाइट कैप्चर करती है, जिससे ट्रेन शो कर सके, मतलब जो अर्थ की सरफेस है वो कैसी है, ऊपर नीचे है, कहाँ पर हाइट ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, तो ये सारा का आइडिया मिलता है। सॉइल का आइडिया मिलता है, लैंड यूज़ कैसे हो रहा है, कहाँ पर जगह खाली है, कहाँ पर फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये सारा जो है वो इन्हीं सैटेलाइट की हेल्प से होता है। एस्ट्रोसैट एंड अदर इसरो मिशन मेक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। अब इसी तरीके से एक और तरीके की सैटेलाइट है जिसको कहा जाता है एस्ट्रोसैट। इसका काम है स्टार्स या इसके अलावा और भी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना। तो कार्टोसैट और एस्ट्रोसैट में डिफरेंस याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कार्टोसैट का काम ये है कि अर्थ की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना, अर्थ की इमेज कैप्चर करना, सिटी को प्लान करना हुआ, डिजास्टर को ऑब्जर्व करना, तो ये सारे अर्थ पे होने वाले इवेंट को फोकस कर रही है। लेकिन वो सैटेलाइट जो अर्थ को फोकस नहीं कर रही है बल्कि अर्थ से दूर जो स्पेस में फोकस कर रही है,
जैसे स्टार्स है, इसके अलावा और भी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है उनकी जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हो रही है वो करने वाली जो सैटेलाइट है उसको एस्ट्रोसैट कहते हैं। इंडियाज अदर स्पेस मिशंस इंक्लूड चंद्रयान 1, 2 एंड 3 टू द मून। इसी तरह से आदित्य L1 ये सन की स्टडी के लिए है, एंड मंगलयान टू मार्स। इसरो ऑल्सो लेट्स इंडियन स्टूडेंट्स बिल्ड एंड लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट्स। अब कुछ ऐसी सैटेलाइट है जिसको इंडियन स्टूडेंट्स ने बनाई है और इसरो की मदद से उसको बनाया गया और लॉन्च किया गया है। तो उन सैटेलाइट के नाम है आज़ादी सैट, इंस्पायर सैट 1 एंड जुगनू। अब चलिए एक्टिविटी 11.4 करते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई। स्पॉटिंग एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटी लाइक वी हैव डन प्रीवियसली। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पॉट करना एक तरह से रात में करने वाली एक्टिविटी है जहां पर हम वॉच करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। अब अगर आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पॉट करना है, देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सनराइज से थोड़ा सा पहले या सनसेट के जस्ट बाद एक ऐसी जगह पे आप जाओ, साथ में कोई एडल्ट भी होना चाहिए, क्योंकि पता लगे सैटेलाइट देखने के चक्कर में कहाँ गिर पड़ो, कहाँ चढ़ जाओ, तो एक एडल्ट भी साथ में होना चाहिए। तो ऐसी जगह आपको जाना है जहां से स्काई का क्लियर व्यू आपको मिले विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज और टॉल बिल्डिंग, मतलब ट्री या कोई टॉल बिल्डिंग की रुकावट ना हो। टू आइडेंटिफाई सैटेलाइट्स इन द स्काई, लुक फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई दैट अपीयर्स एज अ पॉइंट ऑफ लाइट विद स्टेडी और फ्लिकरिंग ब्राइटनेस एंड इज मूविंग वेरी फास्ट अक्रॉस द स्काई। तो अगर आपको सैटेलाइट को आइडेंटिफाई करना है स्काई में, तो उसके लिए आपको एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखना होगा जो एक पॉइंट ऑफ लाइट की तरह ऑब्जर्व हो, यानी स्काई में देखो तो कोई एकदम डॉट जैसी चमकती हुई चीज दिखे और वो लाइट एकदम फिक्स हो, कम ज्यादा ना हो या थोड़ा बहुत कुछ फ्लिकर करे उसकी ब्राइटनेस, लेकिन वो बहुत तेज मूव कर रही हो स्काई में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत छोटी सी लाइट आपको दिखेगी चमकते हुए, लेकिन वो तेजी से मूव कर रही हो। You can see them with the naked eye or with binoculars. You may use mobile apps or website that provides detail of satellite visible in your location and when they will be passing above you in the sky. इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशंस आती है, वेबसाइट भी है जो आपको सैटेलाइट की डिटेल प्रोवाइड कर देगी कि आपके लोकेशन में कब ये सैटेलाइट पास होने वाली, कहाँ पर दिखेगी, कब दिखेगी, तो उसका आइडिया आपको मिल जाएगा। अ स्टेप फर्दर, अब बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजा जाता है स्पेस में बहुत सारे कंट्री के द्वारा। आफ्टर द यूजफुल लाइफ मेनी ऑफ देम एंड दियर रॉकेट पार्ट बिकम स्पेस जंक और स्पेस डेब्रिस। अब देखो सैटेलाइट की एक लाइफ, ऐसा नहीं कि एक बार स्पेस में आपने छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए काम करती रहेगी। जब सैटेलाइट की जो यूजफुल लाइफ है वो कंप्लीट हो जाती है तो बहुत सारी सैटेलाइट और उनके जो पार्ट्स हैं तो वो स्पेस जंक या हम कह सकते हैं स्पेस डेब्रिस की तरह हो जाती है, यानी फिर वो कचरा हो जाती है, ऐसा कचरा जो स्पेस के अंदर मूव कर रहा है। दिस डेब्रिस क्राउड्स स्पेस एंड कुड कोलाइड विद वर्किंग सैटेलाइट। तो जब कोई सैटेलाइट खराब हो जाती है तो एक मलबे की तरह हो जाती है जो स्पेस में ऐसे ही घूम रहा है। इससे दिक्कत ये होती है कि जो वर्किंग सैटेलाइट, जो सही वाली सैटेलाइट, उससे वो टकरा सकती है, नहीं तो ये कचरा एक तरह से जगह ही घेरेगा, क्राउड कर देगा उस जगह को कि दूसरी सैटेलाइट अगर आपको भेजनी है तो कहाँ भेजोगे, पहले से वो कचरा पड़ा है वहां पर। वाइल स्मॉल डेब्रिस बर्न्स अप इन द एटमॉस्फेयर व्हेन इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। वही जो छोटे डेब्रिस हैं, छोटे जो मलबे के टुकड़े हैं, वो जल जाते हैं जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं, मतलब वो गिरने लगेंगे अर्थ की तरफ, और जब अर्थ की तरफ वो गिरते हैं तो उनमें आग लग जाती है। द लार्जर पीसेस कैन क्रैश ऑन ग्राउंड। अब जो बड़े पीसेज हैं वो ग्राउंड पर क्रैश कर सकते हैं। कंट्रीज आर नाउ वर्किंग टुगेदर टू रिमूव दिस डेंजरस डेब्रिस। अब कंट्रीज साथ में वर्क कर रही हैं किस तरह से ये जो डेंजरस डेब्रिस है, जो मलबा पड़ा हुआ है स्पेस में, उसको कैसे रिमूव किया जाए। बी अ साइंटिस्ट। विक्रम अम्बलाल साराभाई 1990 to 1971। Vikram Sarabhai, a researcher in space science and nuclear physics, is known as the father of Indian space program। तो इनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर कहा जाता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने ही इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की थी। He pioneered the efforts to launch the first artificial satellite। तो इन्हीं की कोशिश की वजह से जो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट है अपने इंडिया की वो लॉन्च हो पाई थी। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC लोकेटेड इन त्रिवनंतपुरम, द इसरो सेंटर दैट डेवलप्स रॉकेट्स एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी इज नेम्ड आफ्टर हिम। तो VSSC ये इसरो का ही एक सेंटर है जहां पर रॉकेट को डेवलप किया जाता है और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है। तो VSSC इन्हीं के नाम पे रखा गया है। अब चलिए स्नैपशॉट्स देख लेते हैं, पूरे चैप्टर में जो चीजें पढ़ी उसकी एक तरह की समरी हो जाए। अब मून का जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है, जो चमक वाला पार्ट है, उसका शेप चेंज होता रहता है हर रोज, क्योंकि जो फेज है वो चेंज हो रहा है, मतलब न्यू मून, फिर क्रिसेंट, फुल मून, ये हो रहा है, तो उसी हिसाब से उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है। द फेजेस ऑफ मून हैपेंस बिकॉज वी सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून एज इट मूव्स अराउंड द अर्थ। अब फेजेस ऑफ मून इस वजह से होता है क्योंकि मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है और उसका एक पार्ट जो है, यानी एक हाफ, वो इल्यूमिनेटेड होता है, चमकता होता है। वही चमक वाला पार्ट जितना हमको दिखता है उसी हिसाब से फेज चेंज होता है। अब फेजेस ऑफ मून की एक जो फुल साइकिल है उसको होने में 1 महीना लगता है। अब अलग अलग जो साइकिल्स हमको नेचर में ऑब्जर्व होती है, जैसे सीजन की साइकिल, सन की मूवमेंट की साइकिल, मून के फेजेस की साइकिल, इसकी वजह से कैलेंडर्स का क्रिएशन हो पाया है। जो लूनर कैलेंडर्स है वो मून की साइकिल को फॉलो करते हैं, वहीं जो सोलर कैलेंडर्स हैं
वो सीजन की साइकिल को फॉलो करते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि अर्थ की पोजीशन क्या है ऑर्बिट में अराउंड द सन। अब जो लूनी सोलर कैलेंडर है वो दोनों ही साइकिल को अडॉप्ट करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ह्यूमन मेड है, जिसको लॉन्च किया जाता है अर्थ से। ये प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी वेलबींग के लिए और स्पेस साइंस स्टडीज के लिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर आके एंड हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, एक घंटी बनी होगी, उस पर क्लिक कर देना है। तो आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उससे ये होगा ना कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज आपने सब्सक्राइब तो कर लिया, कुछ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, कुछ की नहीं मिलेगी। तो सारी नोटिफिकेशन चाहते हो तो ऑल पे जरूर से क्लिक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।